स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो निकला हुआ है, ठीक है, जिसमें जो है हम लोग सामाजिक विज्ञान के सिलेबस के बारे में जो है पूरा पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा सामाजिक विज्ञान का जो है ये सीरीज का जो है पहला वीडियो है, जहाँ पर हम लोग जो है भूगोल से जो है शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है भारत का भूगोल वाला जो सिलेबस है उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे आपके जो है हर दिन या तो हो सकता है कि अल्टरनेट डेज में जो है आपको जो है सामाजिक विज्ञान के जो है वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। और यही सेम पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में जो है मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हैं, ठीक है। हमारा काम है सिर्फ पढ़ाना। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ये सब बोलना नहीं है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप डेफिनेटली करेंगे, उसको बार बार बोल बोल के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट जो टास्क है वो है आपको नॉलेज डिलीवर करना, जो हमारे पास है उसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक क्या करें, पहुंचाएं, ठीक। देखिए, सबसे पहले जब हम लोग भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, पृथ्वी के बारे में, ठीक है। पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, हमारा भूगोल कहलाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग पृथ्वी क्या है। तो पृथ्वी सौर मंडल का एक प्रमुख ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में ये क्या है, आपका तीसरा ग्रह है। तो पृथ्वी जो है क्या है, हमारा एक ग्रह है जो कि हमारा जो सौर मंडल है उसका जो है क्या है, तीसरे नंबर पे जो है ये आता है, ठीक है। आपको सबको पता होगा कि ये जो है अगर हमारा सूर्य है, फिर यहाँ पर आता है बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है, फिर अरुण आता है, और ये कितने ये है, वरुण। तो हमारे सौर मंडल में जो है टोटल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह जो हैं। 9 ग्रह था लेकिन उसमें से एक ग्रह को जो है हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि जितने भी वैज्ञानिक लोग थे दुनिया के सब लोग एक जगह मीटिंग हो बैठते हैं और बोलते हैं कि ये जो लास्ट वाला जो ग्रह है, यम जिसको बोलते थे, वो उसका ना तो कोई एक पर्टिकुलर पाथ था, वो किसी के भी पाथ में आकर घुस जाता था, ना उसका पर्टिकुलर शेप और साइज था। इसीलिए उसको जो है क्या कर दिया गया, 2010 के आसपास जो है, उसको एग्जैक्ट तो ईयर मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 2010 या 12 के आसपास जो उस ग्रह का जो है हटा दिया। मतलब वो जिंदा है ऐसा नहीं है कि वो घूम रहा है, लेकिन हम लोग उसको मानकर नहीं चलते हैं, ठीक। तो एक बार सौर मंडल से दूरी के क्रम में देख लीजिए, यहाँ है हमारा क्या है, सूर्य है। ये जो नोट्स हैं इसके अलावा मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, या तो आप इस पीडीएफ का प्रिंट आउट करके इसी में लिख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, नोट्स बना रहे होंगे तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बताऊंगा जो इसमें लिखा हुआ नहीं है उसको आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले नंबर पर यहाँ आता है कौन सा, आपका बुध आता है, फिर ये आता है शुक्र आता है, फिर तीसरे नंबर पर है हमारी पृथ्वी, फिर इसके बाद आता है मंगल आता है, ठीक। इसके बाद क्या आता है, बृहस्पति आता है, फिर इसके बाद क्या आता है, शनि आता है, फिर इसके बाद अरुण, और लास्ट में जो ग्रह है वो है आपका वरुण, ठीक। तो उसमें से तीसरे नंबर का ग्रह है हमारा कौन सा, ये जो है हमारा पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी क्या समझ में आ गया, सौर मंडल का एक प्रमुख ग्रह है जो कि सौर मंडल में तीसरे क्रम में जो है आता है। अभी हमारे पास जितने भी ग्रह ज्ञात हैं अभी तक 2026 के डेट में, ठीक है, आगे भविष्य में नहीं पता और भी इनोवेशंस होते हैं, तो 2026 तक जो है हमारे यहाँ जितने भी ग्रह प्राप्त हैं उसमें से जो है सिर्फ और सिर्फ जीवन संभव है कहाँ पर, पृथ्वी में ही क्या है, जीवन संभव है, ठीक। हमारे पृथ्वी का लगभग 71% जो भाग है वो क्या है, आपका जल से ढका हुआ है, और जो स्थल भाग है वो आपका क्या है, 29% है, ठीक। अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी का वास्तविक आकार कैसा है, तो जियोइड शेप का है। जियोइड शेप मतलब हिंदी में बोलते हैं भू आव। भू आव का मतलब है कि हमारा जो पृथ्वी है वो पूरी तरीके से स्फेरिकल नहीं है, ये जो है ध्रुवों पर क्या है, चपटा हुआ है, और भूमध्य रेखा पर थोड़ा सा क्या है, उभरा हुआ है, ठीक है। तो इसी से इसको याद रखिएगा जियोइड करके, ठीक। अब इसको यहां पर याद करने का ट्रिक भी दे दिया, देखिए, ध्रुव दबे इक्वेटर फुला, ठीक है। तो जो ध्रुव होते हैं, अभी मैं पृथ्वी का आपको नक्शा भी दिखाऊंगा, तो यहाँ पर चपटा है और जो बीच वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा सा फैला हुआ है। तो यहाँ पर ये दोनों चपटे हैं, इसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो यहाँ पर दोनों चपटे हुए हैं और बीच में जो है ये क्या, थोड़ा सा फैला हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा शेप बनाता है, जियोइड शेप जो है बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया पृथ्वी के बारे में बेसिक जानकारी। अब चलिए हम लोग देखते हैं, ये हमारा पृथ्वी, देखिए ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये नॉर्थ पोल कहलाता है, नीचे वाला क्या कहलाता है, आपका साउथ पोल कहलाता है। अगर रेगुलर स्फीयर होता, स्फीयर मतलब अगर गोला होता,
तो नॉर्मल गोला, ये देखिए आपका जो डॉट 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 दिख रहा है ना, गोला तो ऐसी होता है जो डॉट डॉट यहाँ पर आपको दिख रहा है, लेकिन पृथ्वी का एक्चुअल में शेप ये है। यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, ये थोड़ा उभरा हुआ है, ऐसा होना चाहिए था, स्फीयर ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ से थोड़ा सा खिसक गया है और ये यहाँ से इधर खिसक गया है। तो इसी वजह से ये जो है बीच में जो है क्या है, ये उभरा हुआ है और ऊपर में कैसा है देखिए, यहाँ पर चपटा हुआ है। देखो यहाँ पर ऐसा गोला होना चाहिए तो दब गया है, मतलब ऊपर और नीचे से दोनों से दब गया है। अब अगर आप किसी भी गोलाकार चीजों को या एक फुटबॉल को ऊपर और नीचे से दबाएंगे तो बीच वाला हिस्सा, ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम के कारण जो है, वॉल्यूम तो उसका फिक्स है, तो क्या होगा, बीच वाला हिस्सा फैल जाएगा। तो बिल्कुल आप पृथ्वी का शेप को ऐसा इमेजिन करिए कि आपके पास एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल को आप ऊपर और नीचे से हाथ में रखकर दबा रहे हैं, तो ऊपर और नीचे दबेगा, मतलब ध्रुव दबेगा और बीच वाला क्या होगा, फैलेगा। तो ये आपका भूभाव है, जियोइड शेप है हमारे पृथ्वी का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न भी आपको सीधा एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार याद रखिएगा जियोइड है। ठीक, अब पृथ्वी के बारे में हो गया। अब हमारा जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को फिर से हमने जो है क्या किया है, 4 प्रमुख मंडलों में जो है बांटा हुआ है। ठीक है, जैसे जो गांव होते हैं, गांव से मिलकर जो है तहसील बनता है, तहसील से मिलकर जिला बनता है, जिला से मिलकर राज्य बनता है ना, तो उसी तरीके से पृथ्वी को हमने 4 प्रमुख मंडलों में जो है बांटा हुआ है। ठीक है, उसमें से पहला है हमारा स्थल मंडल, दूसरा है जल मंडल, तीसरा है वायुमंडल और चौथा क्या है आपका जीव मंडल। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं स्थल मंडल को। स्थल मंडल जो है ये आपका भूपर पट्टी से मिलकर जो है बना हुआ है, मतलब आप पृथ्वी का जो भी ऊपर वाला हिस्सा देखते हैं जहां पर हम रहते हैं, जैसे लिथोस्फीयर हो गया या क्रस्ट हो गया, ऊपर का जो क्षेत्र है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपका महाद्वीप आते हैं, पर्वत आते हैं, पठार आते हैं, मैदान आते हैं, समुद्र तल की चट्टानी सतह जो है शामिल है। ठीक है, और जो टेक्टोनिक प्लेट हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे, जब आगे धीरे धीरे जाते जाएंगे तो टेक्टोनिक प्लेट के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी पृथ्वी है वो कुल जो है 6 टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बना हुआ है, और यह टेक्टोनिक प्लेट्स जो है हमेशा क्या होती हैं, मूव करती रहती हैं। तो ये जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती है ना, तभी भूकंप आता है। तो ये टेक्टोनिक प्लेट क्या होती हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। तो बस आप ध्यान रखिएगा, हमारी जो पृथ्वी है बहुत बड़े बड़े प्लेटों के फॉर्म में जो है बटी हुई है, टोटल 6 प्लेट हैं, उसको टेक्टोनिक प्लेट जो है कहा जाता है। जब हम लोग हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत भी देखेंगे तब भी वहां पर टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी जो है वहां पर आएगा। ठीक है, तो स्थल मंडल हो गया, समझ में आएगा, जहां पर महाद्वीप, नदी, पहाड़, पर्वत सब स्थित, उसको हम लोग बोलते हैं स्थल मंडल। ठीक, जल मंडल क्या होता है, पृथ्वी का वो सतह जहां पर आपको महासागर मिलेंगी, नदियां मिलेंगी, झील मिलेगी, हिमनद मिलेगा, भूमिगत जल और जल वाष्प मिलेगा, यह आपका क्या है, जल मंडल है। तो स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया। हमारे पृथ्वी में जितना भी जो अधिकांश जो जल है, 71% भाग हमारा पृथ्वी का जल से जो है क्या है, घिरा हुआ है। तो उसमें से मैक्सिमम जो है आप बोल सकते हैं कि 95 से लेके 98% तक जो है वो आपका पानी कैसा है, बिल्कुल खारा पानी है। ठीक, मीठा जो जल है ये आपका मुश्किल से 2 से 3% के रूप में है, जो कि आपका भूगर्भीय जल के रूप में है, मतलब जमीन के नीचे है, और ग्लेशियर्स के रूप में है। ठीक है, तो बहुत कम ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए अगला है हमारा वायुमंडल, मतलब हमारा जो स्थल मंडल है उसको चारों तरफ से जो है बहुत सारे गैसों का जो मिक्सचर है, बहुत सारा गैसों को जो है क्या है, हमको घेर के रखा हुआ है। उसी गैस को क्या बोलते हैं, गैस का जो आवरण जो हमको घेर कर रखा हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग वायुमंडल, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक, तो हमारा जो वायुमंडल है ये बहुत सारे गैसों का मिक्सचर है। तो उसमें क्या क्या प्रमुख गैसें हैं, तो पूरा जो गैस है उसमें से 78% जो गैस है वो नाइट्रोजन है, लगभग 21%, और मोर प्रिसाइसली कहा जाए तो 20.95% जो है ये आपका जो है ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है, आर्गन जो है 0.93 है, ओजोन है, हीलियम, इसके अलावा और भी छोटी छोटी गैसेस जल वाष्प हैं, ये बहुत कम है। तो आपको बस ये परसेंटेज याद रखना है, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, आर्गन का और आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक, तो पहला हमने पढ़ा स्थल मंडल जहां पर हम रहते हैं, जल मंडल इसी में जो पानी है उसको स्थल मंडल बोलते हैं, और हमको चारों तरफ से जो घेर कर जो गैसों का आवरण रखा हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग वायुमंडल। अब अगला देखते हैं, इसमें क्या है हमारा जीव मंडल। जीव मंडल क्या है, वह सीमित क्षेत्र जहां स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाती है। वो क्षेत्र जहां स्थल भी है, पानी भी है और वायु भी है, ये सब जगहों से जो मिलकर बना हुआ जो क्षेत्र है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीव मंडल जो है बोलते हैं, जो कि इंसान के रहने के लिए क्या है, आपका फेवरेबल कंडीशन है। तो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों से मिलकर क्या बनता है, आपका बायोस्फीयर या जीव मंडल जो है बनता है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं।
ठीक है। तो ये रहा बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पृथ्वी के बारे में। ठीक है, अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं सौर मंडल का, आपको एक बार जो है घुमा के ले आता हूं, सौर मंडल में घूम के आते हैं। चलिए देखिए, ये सब आपको दिख रहा होगा। देखिए ये है हमारा सौर मंडल, दिख रहा होगा आपको, मैंने आपको बताया कि नहीं, हमारा जो सौर मंडल है उसमें जो एक तारा है, तारा क्या होता है, जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है, सामान्य शब्दों में कहा जाए तो। आप ऑलरेडी सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट वाले हैं तो आपको तारे ग्रह ये सब में अंतर तो पता ही होगा। जिसका खुद का प्रकाश होता है, ठीक है, उसको तारा बोलते हैं। तो ये है हमारा सोलर मंडल, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सूर्य है। ठीक, इसके चारों तरफ देखिए अलग अलग जो है पाथ में, अलग अलग रास्तों में जो है अलग अलग ग्रह जो है क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, ये देखिए पहला है आपका मरकरी, मरकरी जो है ये वाले पाथ में घूम रहा है। फिर दूसरा है आपका वीनस, यहाँ पर देखिए जो वीनस है, ये वीनस यहाँ पर है वीनस। उसके बाद है तीसरा है हमारा पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है ना हमारा, ये पृथ्वी जो है तीसरे नंबर का ग्रह है, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, ये हो गया हमारा पृथ्वी। ठीक, पृथ्वी के बाद आता है अगला जो आता है मंगल, फिर बृहस्पति। ये देखिए मार्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मार्स का कक्षा है। ठीक, थोड़ा सा जूम करके समझते हैं। देखिए ये देखिए ये केंद्र में कौन है, हमारा सूर्य है। ठीक, इसके चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में जो है क्या होती हैं, जो हमारे जो ग्रह हैं, जो 8 ग्रह जो हमने पढ़े हैं वो क्या करती हैं, घूमते रहती हैं। ठीक, तो अब इसमें देखिए सबसे जो पहला ग्रह है हमारा वो है मरकरी। ठीक, जो कि दूरी के क्रम में अगर देखा जाए तो सबसे नजदीक का ग्रह है। अगर मैं इसको जूम करूं आपके लिए देखेंगे तो ये जो ग्रह है ये आपको कैसा दिखेगा, देखिए इस तरीके से ये है। ठीक है, बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो है आपको धूल धक्कड़ चट्टान वगैरह जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक, और ऑब्वियस ही बात है, देखो ये अगर गोलाकार अगर है, लगभग लगभग गोलाकार मान लें, तो सूर्य का प्रकाश जिस ओर पड़ेगा उधर दिन रहेगा। देखिए यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है इसीलिए यहाँ पर दिन है, और इधर जो है अंधकार है मतलब रात है। ठीक, सेम चीज है जो हमारे पृथ्वी में होती है दिन और रात, तो वैसी सारे ग्रहों में जो है होती है। ठीक है, तो ये सबसे जो है क्या है, आपका नजदीक का जो ग्रह है जो कि हमारे सूर्य से है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और दूसरे ग्रह के बारे में देखते हैं। ये देखिए इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे ग्रह के बारे में। देखिए कितना जूम आउट करना पड़ रहा है ना। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जो ग्रह है वो देखिए ये आपका वीनस है। और ये जो हाईलाइट हो रहा है ना, जो रिंग आपको जैसा दिख रहा है, ये इसका पूरा पाथ है। इस रास्ते में जो है क्या करता है, वो जो है घूमता है। तो वीनस को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, वीनस की जो है स्थिति कैसी, इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, भोर का तारा और सांझ का तारा भी इसको बोलते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा। देखो आपको कैसा दिख रहा है, लाल कलर का दिख रहा है कि नहीं, इसीलिए इसको लाल ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, इधर भी देखिए दिन है और इधर भी क्या है, आपका रात है। जहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वहां दिन होगा, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा वहां पे क्या होगा, रात होगा। तो दूसरा ग्रह जो हमारा हो गया वो है आपका शुक्र, बुध, फिर उसके बाद शुक्र। तीसरे नंबर पे आता है हमारा पृथ्वी, जिसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, पृथ्वी का हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे ही, क्योंकि हमको जो पढ़ना है जहां पर हम रहते हैं उसी के बारे में ना हमको जानना है। तो अगला जो ग्रह है उसको मैं छोड़ दे रहा हूं, अगला है हमारा ये है पृथ्वी। देखिए ये जो नीला जो कक्षा दिख रहा है, इस कक्षा में हमारी पृथ्वी जो है क्या करती है, घूमती है। ठीक है, तो दूरी देखिए बढ़ते जा रहा है, फिर हम लोग कितना समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में, वो सारी बातें हम लोग जो है देखेंगे। ठीक, पृथ्वी के बाद जो अगला जो ग्रह है वो है आपका मंगल, जिसको हम लोग मार्स बोलते हैं। देखिए मार्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। ये जो है आपका क्या है, मार्स है। इसके चारों तरफ ये जो आपको रिंग दिख रही है ना, ये रिंग जो है इसके क्या है, ये उपग्रह है। उपग्रह मतलब क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं ना, तो ग्रह के चारों तरफ वो पिंड जो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो है उसको उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आपको दिख रहा होगा, मार्स में जो है एक और जो है उपग्रह जो अभी घूम रहा है, परसिवरेंस। परसिवरेंस जो है एक उपग्रह है जो कि नासा ने जो है भेजा था। ठीक है, 2020 में जो है नासा ने इसको भेजा था मंगल के बारे में अध्ययन करने के लिए। तो ये परसिवरेंस है। ठीक है, इसमें भी देखिए एक तरफ दिन आपको देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ आपको रात देखने को जो है मिलेगा। ठीक है, ये सब चीजें आपको दिखा रही है, ये हम लोग डिटेल में जो उतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ ये सब चीजें क्या है। ये देखिए यहाँ पर लैंडिंग साइट है जो कि साइंटिस्ट लोग जो है बना कर रखे हैं कि अगर हमको कभी मंगल में जाना पड़ेगा तो यहाँ उतरेंगे। यहाँ पर लेबोरेटरी रखेंगे, यहाँ पर इनसाइड जो भी है, जो भी चीजें यहाँ पर है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है,
चलिए, मंगल के बाद जो अगला है हमारे जो सबसे बड़ा ग्रह है पूरे पृथ्वी में, अगर हमारे सौर मंडल में अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति, जुपिटर। तो अब हम लोग जो है जुपिटर के बारे में देखते हैं। देखिए जुपिटर का कक्षा देखिए कितना बड़ा है, इन सबसे जो है दोगुना तीगुना है कौन सा, आपका जुपिटर। तो जुपिटर का साइज भी बड़ा है और दूरी भी बड़ी है ना। यहाँ पर जो है आप देखेंगे ये जुपिटर है, थोड़ा सा इसको क्लीन होने देते हैं। देखिए ये जो है इसमें बहुत सारे जो है आपको रिंग टाइप से देखने को भी मिलते हैं, उसको भी पढ़ेंगे आगे हम लोग, ठीक है। इसमें भी दिन देखिए, और यहाँ पर भी क्या है, जहां पर पहुंचता है वहां पर सूर्य का प्रकाश दिन होता है, जहां नहीं पहुंचता वहां पे क्या होता है, रात होता है। तो ये आपका जो है जुपिटर है, ठीक। जुपिटर के बाद अगला जो ग्रह है हमारा वो है शनि, सैटर्न, ठीक है। तो जूम आउट करते हैं सोलर सिस्टम से, ठीक। सोलर सिस्टम से देखेंगे तो यहाँ पर अगला जो ग्रह देखिए ये है सैटर्न है, ठीक। सैटर्न आपको दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा जूम आउट और कर देता हूँ। सैटर्न, फिर यूरेनस, और लास्ट में आपको ये वाला जो दिखेगा वो ये यूरेनस है, और इसके बाद ये जो बड़ा वाला जो दिख रहा है ना ये नेपच्यून है। तो ये आपका सोलर सिस्टम हो गया। अब थोड़ा सा और जूम आउट करके देखते हैं, ये हमारा सोलर मंडल है, ठीक है, सौर मंडल है। हम सौर मंडल में या पूरे ब्रह्मांड में अगर हम लोग देखें तो हम कितना छोटा सा तिनका है, ये बस देखिएगा। अभी हम लोग जो है ये सौर मंडल इतना छोटा दिख रहा है, इसमें पृथ्वी आपको दिख भी नहीं रहा है। मैं आपको पूरी गैलेक्सी की यात्रा करवाता हूँ। चलिए हम लोग पृथ्वी से बाहर निकलते हैं, देखिए हमारा सूर्य कितना छोटा है। अच्छा यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं देखने को मिलेंगी, एक यहाँ पर वाइजर 1 है और दूसरा यहाँ पर जो है वाइजर 2 है। वाइजर 1 और वाइजर 2 ये दोनों जो है नासा के ही जो है क्या है, मिशन है। वाइजर 1 और वाइजर 2 जो है दुनिया के इतिहास का अभी तक का ऐसा पहला प्लान है जो हमारे सोलर सिस्टम को भी पार कर गया है। मतलब हमारा सोलर सिस्टम का लास्ट जो ग्रह है वो वरुण है, तो वरुण को भी पार कर गया है ये वाइजर 1 और वाइजर 2, ठीक है। ये नासा का ही उपग्रह है। ये देखिए आपको कितना, हम लोग अभी सूर्य मतलब सौर मंडल में जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, देखिए तारा जैसे कितने सारे आपको दिख रहे हैं कि नहीं। ये पूरा का पूरा देखिए ये आपका गैलेक्सी पूरा, ये इसी में से हमारा जो ग्रह है, सोचिए कितना छोटे हैं हम लोग। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ठीक। इसमें जब आप जूम करते हुए जाएंगे आपको जो है आपका सोलर सिस्टम जो है मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से तो मतलब हजारों लाखों करोड़ों जो है हमारे जो है पूरे ब्रह्मांड में जो है सोलर सिस्टम सबके अलग अलग बने हुए हैं। देखिए ये, ठीक है, कितना छोटा है। अंदर जाते जा रहा हूं मैं, तब जाके कहीं हमको हमारा सोलर सिस्टम जो है मिलेगा, ठीक। देखिए कितना छोटा सा हिस्सा है हमारा सोलर मंडल, तो कितना एक्सप्लोर करना अभी बाकी है, ठीक है। पता नहीं अभी भी हो सकता है कि सौर मंडल में कोई ऐसा ग्रह भी मिल सकता है हमको जहां पर पृथ्वी जैसा जीवन यापन करना भी जो है क्या होगा, संभव जो है हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम लोग छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, हमारे काम का ज्ञान नहीं देना है, ठीक। हम लोग फोकस करते हैं किस पर, हमारी पृथ्वी पर, ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ना है पूरी चीजें के बारे में, वायुमंडल के बारे में हो या किसी भी चीज के बारे में हो, अक्षांश, देशांतर, देश, राज्य, जिला, बॉर्डर, जो भी पढ़ना है वो हमारे पृथ्वी के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग अब पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। ये मैप आपको मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, पहले पृथ्वी के बारे में और थोड़ा सा डिटेलिंग हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद आएंगे, ठीक। चलिए देखिए पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, मतलब अगर हमको देखो, अगर पृथ्वी इतनी बड़ी है कि आपको जब किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जब आपको पहुंचना है तो जब तक वहां की स्थिति आपको पता नहीं होगी आप वहां कैसे पहुंचेंगे। जैसे मान लो आपका गांव जो है ए है, आपके दोस्त का गांव जो है बी है, आपको ए से क्या करना है, बी गांव में जाना है। तो जब तक आपको ए से बी तक पहुंचने का रास्ता नहीं पता होगा या बी जो गांव है वो कहां पर है, आपके गांव से लेफ्ट में है, राइट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, कहां है, तो आप वहां नहीं पहुंच सकते। तो पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, तो इसीलिए, और जहाज चलती हैं, समुद्र जहाज, मतलब देखो सड़क पर ट्रेवल करके एक जगह से दूसरे जगह जाना आसान है, लेकिन जब आप एरोप्लेन में बैठोगे तो एरोप्लेन में तो आपको ऊपर में कोई बताने वाला नहीं है कि लेफ्ट जाओ राइट जाओ। जैसे मान लो आपको भारत से ऑस्ट्रेलिया जाना है तो ऊपर में तो आपको सिग्नल नहीं लगा हुआ है कि सिग्नल अब लेफ्ट मुड़ो राइट मुड़ो, भले ही जो है वो कंट्रोल होता है एटीसी से, लेकिन ऊपर में तो कोई लेफ्ट राइट नहीं है। तो फिर वहां पर हम लोग एक जगह से दूसरे जगह कैसे पहुंचते हैं, समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जिसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखाएं और क्या है, देशांतर रेखाएं। याद रखिएगा ये जो दोनों रेखाएं हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाएं होने का मतलब क्या है कि इस रेखा को आप जो है काल्पनिक है,
इस रेखा को अगर पृथ्वी पर आप खोजने जाएंगे ना तो आपको मिलेगा नहीं कि अरे यार ये अक्षांश रेखा कहाँ है, चलो मैं खोज के आता हूँ, देशांतर रेखा कहाँ है, खोज के आता हूँ। तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, याद रखिएगा दोनों। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? भूमध्य रेखा के समानांतर ईस्ट टू वेस्ट खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। ये उत्तर और दक्षिण में क्या है? फैली हुई। अगर मैं पृथ्वी को यहां पर इस तरीके से बनाता हूं आपके लिए, ठीक है, ये मान लेते हैं पृथ्वी है हमारा। इस पृथ्वी में ना बहुत सारी रेखाएं हैं। तो जो रेखाएं पृथ्वी पर जो है क्षैतिज खींची गई हैं, काल्पनिक रेखाएं जो क्षैतिज खींची गई हैं, तो एक रेखा ये है जो कि पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। इस रेखा को बोलते हैं हम लोग भूमध्य रेखा। याद रखिएगा, ये कौन सी रेखा है? ये आपका भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा एक ऐसी क्षैतिज काल्पनिक रेखा है जो पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो है क्या करती है? बांटती है। ऊपर वाले हिस्सा को बोलते हैं हम लोग उत्तरी ध्रुव या उत्तरी हिस्सा, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? दक्षिणी। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्योंकि ऊपर में ध्रुव होता है इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? यहां पर है उत्तरी और हमारा दक्षिणी। इसको या इसको और सामान्य शब्दों में कहा जाए तो दो भागों में बांट रहा है। तो और पृथ्वी को लगभग गोला मान लेते हैं हम लोग। तो ये गोला का आधा हिस्सा ऊपर है, गोला का आधा हिस्सा नीचे। इसको इसीलिए कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि भूमध्य रेखा ने पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया है। अब देखिए, ये एक रेखा हो गया। अब ऐसी बहुत सारी रेखाएं ना ऐसे ऊपर भी खींची गई हैं इस तरीके से, पूरा उत्तरी ध्रुव तक। यहां पर उत्तरी ध्रुव है, यहां पर दक्षिणी ध्रुव है। तो इन सारी काल्पनिक रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? इन सारी काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं जो है हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं क्या है समझ में आ गया? पृथ्वी पर जो है पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक, इस अक्षांश रेखाओं में तीन रेखाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो पहली हमारे रेफरेंस के लिए है, जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री, हम लोग इसको अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। इसके ऊपर में अगर हम लोग जाते जाते हैं तो कुल मिलाकर हमको जो है 90 रेखाएं देखने को मिलती हैं। अगर इसके हम नीचे जाते हैं दक्षिणी गोलार्ध में तो भी हमको 90 रेखाएं देखने को मिलती हैं। और इन रेखाओं को हम लोग नापते हैं अंश में, जैसे ये 0 डिग्री, फिर 10 डिग्री, फिर 15 डिग्री, 20 डिग्री, 90 अंश, इस तरीके से इसको जो है नापते हैं। एक एक रेखा को एक एक अंश मान के हम लोग नापते हैं। तो ऊपर जाएंगे तो कितनी रेखाएं हैं? 90। नीचे जाएंगे तो कितनी रेखाएं हैं? 90। कुल मिलाकर सारी रेखाओं को अगर देखा जाए तो ये 180 रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं कितनी है पूरे पृथ्वी में? याद रखिएगा, भूमध्य रेखा को मिलाकर कितनी है? 180 है। ठीक है, चलिए, और ये जो भूमध्य रेखा है ना, इसकी जो कुल लंबाई है, भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है, ये है आपका 40,075 किलोमीटर। ठीक है, सबसे लंबी जो अक्षांश रेखा अगर पूछा जाएगा तो कौन है? आपका भूमध्य रेखा, जिसकी लंबाई है 40,075। ठीक, इसी तरीके से अभी अक्षांश के बारे में पढ़ देते हैं, फिर आपको मैं देशांतर के बारे में बताऊंगा। तो इसके बारे में देखिए, 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या है? जिसको हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको इक्वेटर बोलते हैं, जिसकी लंबाई है 40,075 किलोमीटर। और ये पृथ्वी को दो गोले में बांटती है, दो आधा आधा गोलों में बांटती है, दो गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, इसमें जो है मैंने आपको बताया कि तीन रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण है। ऊपर अगर जाएंगे तो एक रेखा हमको मिलती है 23.5 डिग्री की। ठीक है, 23.5 डिग्री की एक रेखा, अभी आप मैं सबको दिखाऊंगा भी, टेंशन मत लीजिए। और नीचे की तरफ जाते हैं तो 23.5 डिग्री हमको जो है दक्षिणी गोलार्ध में भी जो है हमको मिलती है। ये जो 23.5 डिग्री नीचे की तरफ जाने से जो मिल रहा है, क्योंकि 0 से ये 0 है ना, तो ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 90 होगा। इस ऊपर से नीचे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 होगा। तो ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी है और ये जो 23.5 डिग्री है, इनका एक नाम है। ऊपर वाला जो 23.5 डिग्री है, इसको कहा जाता है आपका कर्क रेखा। क्या कहते हैं उसको? कर्क रेखा। और जो नीचे में 23.5 डिग्री पर है, उसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। याद रखिएगा, तो उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा आता है और दक्षिणी ध्रुव में क्या आता है? आपका मकर रेखा आता है। ठीक, और यही कर्क रेखा हमारे भारत को भी क्या करती है? दो बराबर भागों में जो है बांटती है। तो उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो हमारे भारत के 8 राज्यों से जो है क्या करती है? ये गुजरती है कर्क रेखा ना। ठीक,
और ये जो मकर रेखा है, मकर रेखा तो दक्षिणी में है, तो ये कौन कौन से देशों से गुजरती है? तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मतलब महाद्वीपों से गुजरती है। इन महाद्वीपों से जो है गुजरती है। ये महाद्वीप के नाम याद रखिएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। और मैं आपसे आशा भी करता हूं कि आपको बेसिक चीजें पता होंगी कि कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं, लेकिन नहीं पता होगा तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक, 66.5 डिग्री जो उत्तरी है इसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो ठीक है। और 90 डिग्री को जो हम लोग है उसको क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव जो है बोलते हैं। और 66.5 डिग्री जो दक्षिणी है उसको अंटार्कटिक वृत्त, ऊपर में आर्कटिक है इसीलिए आर्कटिक, नीचे में अंटार्कटिक है इसीलिए इसको अंटार्कटिक वृत्त जो है बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ध्रुव है ये बिल्कुल अंश मात्र है, वहां पर रेखा बिल्कुल 0 हो जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग देशांतर के बारे में, फिर मैं आपको भारत के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो जैसे क्षैतिज रेखाएं काल्पनिक खींची गई थी, उसी तरीके से जो है हमारे पृथ्वी पर भी जो है क्या बोलते हैं वर्टिकल रेखाएं, या वर्टिकल अगर आप समझते हैं तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं। तो ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो पृथ्वी पर खींची गई हैं ना, इन ऊर्ध्वाधर रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं, जो कि उत्तर से दक्षिण में खींची गई हैं। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ इस तरीके से काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। इसके इधर जाएंगे तो इसने भी देखो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिया, जैसे भूमध्य रेखा ने बांटा था ऊपर और नीचे, उसी तरीके से इसने लेफ्ट और राइट में बांटा है। तो इसके इस साइड को बोलते हैं हम लोग पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि इसने भी 2 भागों में बांटा है, और इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, और हमारी जो पृथ्वी है वो इस तरीके से घूमती है, पश्चिम से कहां? पूर्व की तरफ जो है घूमती है। इतना बेसिक चीज आपको पता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहां पर कितनी देशांतर रेखाएं पूर्व की तरफ हैं, कितनी देशांतर रेखाएं पश्चिम की तरफ हैं। तो उसका डबल है, जितनी अक्षांश रेखाएं उसका डबल। तो 180 देशांतर रेखाएं इधर हैं और 180 देशांतर रेखाएं जो है क्या है आपका इधर है। तो कुल मिलाकर देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी हो गई? 360। ठीक, ये जो 0 डिग्री देशांतर है इसको हम लोग प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, या फिर इसको ग्रीनविच मीन टाइम। जैसे आप कभी कभी मैच वगैरह देखते होंगे तो वहां पर जीएमटी लिखा रहता है। जीएमटी मतलब यही होता है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, मतलब पूरी दुनिया के लिए एक रेफरेंस जो टाइम है उसको ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। उसको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो 180 डिग्री पूर्व में है और 180 डिग्री कहाँ है? पश्चिम में। इस तरीके से बहुत सारी रेखाएं जो है खींची गई हैं। तो अगर हम लोग अपने भारत की स्थिति के बारे में देखें तो हमारा भारत का अगर हम लोग स्थिति को जानेंगे तो अगर अक्षांश रेखा के हिसाब से बोले तो हमारा जो भारत है ये कहां पर पड़ता है? उत्तर में पड़ता है, क्योंकि हमारा भारत कहीं यहां पर है ना, यहाँ कहीं पर हमारा भारत है। तो ये देखो कहां पर पड़ा, ये अक्षांश के बेसिस पर करेंगे तो उत्तर में, और अगर देशांतर के बेसिस में बोले तो पृथ्वी का बीचों बीच ये है, तो यहाँ पर है। तो हमारी भारत की जो स्थिति है वो कैसी है? उत्तर पूर्व है। ठीक है, हमारा भारत जो है पृथ्वी पर कहां स्थित है अगर बोला जाएगा तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में जो है क्या है? स्थित है, उत्तर और पूर्व में। क्योंकि अगर अक्षांश के रेफरेंस में देखें तो ऊपर, देशांतर के रेफरेंस में देखें तो पूर्व। तो हमारा भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जो देशांतर रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है समय के लिए और अक्षांश रेखाओं का उपयोग किया जाता है दूरी को मापने के लिए। ये धीरे धीरे आपको समझ में आते जाएगा जैसे जैसे हम लोग डिटेल में पढ़ते जाएंगे। ठीक, तो देखिए जब हम लोग जो है 1 डिग्री यहां से यहां जाते हैं, जैसे ये मान लेते हैं 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो जब पृथ्वी को 1 डिग्री घूमना होता है, 1 डिग्री देशांतर घूमना होता है, तो उसको कितना मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का जो है समय जो है लगता है। मतलब यहां से अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है तो ये यहां पर मान लो अभी जो है 10 बज रहा है। ठीक है, तो इस रेखा पर सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा तो कितना मिनट बाद पड़ेगा? 4 मिनट बाद। फिर इस रेखा पर कितने समय बाद पड़ेगा? 4 मिनट बाद। फिर इस रेखा पर कितने समय बाद पड़ेगा? 4 मिनट बाद। तो हर 4-4 मिनट के समय के बाद जो है एक एक देशांतर रेखाओं पर सूर्य की किरणें जो है पड़ती हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो जब पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाती है देशांतर में तो 1 घंटा समय बीत जाता है। या आप इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि एक घंटा होने में पृथ्वी जो है कितनी देशांतर रेखाओं को पार कर जाती है? तो 15 देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? 1 घंटे में पार होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है हो गई। चलिए अब थोड़ा सा सैर करके आते हैं हम लोग। ये देखिए ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। अब देखिए
इसमें जो है आपको कुछ क्षैतिज रेखाएं दिख रही हैं और कुछ जो है ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो है आपको दिख रही हैं। तो जो क्षैतिज रेखाएं हैं ना, उसको हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, उसको हमने पढ़ा था अक्षांश पढ़ा था, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं उसको हमने क्या पढ़ा था, देशांतर पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो चलिए तो इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग पृथ्वी के बारे में। ये देखिए, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक, ये हमारा, अच्छा ये उल्टा हो गया, ये उत्तरी ध्रुव है, हाँ ये, ठीक। तो मैंने आपको 3 रेखाओं के बारे में बताया था। पहले कौन कौन सी 3 रेखाएं, अक्षांश रेखाएं के बारे में देखते हैं। तो पहली जो 3 रेखाएं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसमें से एक है भूमध्य रेखा, दूसरा है कर्क रेखा, और तीसरा क्या है, हमारा मकर रेखा। ठीक, तो अब आप यहां पर देखिए, थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं, हाँ हाँ ठीक है, ये देखिए यहां पर आपको दिख रहा है, एक दिख रहा है इक्वेटर, ये जो बीचों बीच जहां पर कर्सर चल रहा है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके ऊपर वाला हिस्सा है उत्तरी और इसके नीचे वाला हिस्सा क्या है, दक्षिणी है। तो जब 23.5 डिग्री हम लोग इक्वेटर से ऊपर जाते हैं, तो यहां पर देखिए एक और पीली रंग की रेखा आपको दिख रही है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहां आपको दिख रहा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं, इसी के आधार पर हवाई जहाज चलती है। जैसे मान लो मैं जहां पर कर्सर रखा हूं, मुझे यहां से जो है यहां जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा, तो मैं अक्षांश और देशांतर रेखा यहां का पता करूंगा जहां पर मैं हूं, और जहां पर मुझे जाना है वहां का अक्षांश और देशांतर रेखाएं मैं अपने सिस्टम में डाल दूंगा, तो सिस्टम मेरा खोजते खोजते वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा अक्षांश, और ये जो वर्टिकल रेखाएं दिख रही है ना ऊपर से नीचे, ये आपकी कौन सी हैं, देशांतर रेखाएं हैं। ठीक, तो मैं ये आपका 0 डिग्री हो गया, इसके ऊपर 90, इसके नीचे 90। अब मैं आपको जो है 0 डिग्री आपको बता देता हूं कौन सा, प्राइम मेरिडियन टाइम। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है प्राइम मेरिडियन करके, ये देखिए जहां पर मेरा कर्सर चल रहा है, ये है आपका 0 डिग्री देशांतर। इसके इधर जाएंगे तो आपको पूर्व मिलेगा, इसके इधर जाएंगे तो आपको पश्चिम मिलेगा, इधर 180, इधर 180। देख लीजिए 10W 20W मतलब 10 डिग्री वेस्ट, 10 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 40 डिग्री वेस्ट, 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, इस तरीके से आपको 180 जो है मिलेंगे। तो हमारा भारत क्या है, तो हमारा प्यारा भारत है। यहां पर देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत। तो देखिए हमारे प्यारे भारत से कौन गुजर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा। और ये जो कर्क रेखा है हमारे भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, इसको भी याद रखिए। देखिए यहां पर है सबसे पहले हमारा राजस्थान, सबसे पहले ये छोटा सा जो क्षेत्र दिख रहा है, देखिए यहां पर, ये जूम कर देता हूं मैं आपको, ये देखिए, ठीक, ये गुजरात हो गया। ये इधर वाला जो हिस्सा छोटा सा, ये राजस्थान का है, इसमें थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। ठीक है, राजस्थान का नक्शा, रुकी मैं इसको कोशिश करता हूं। पहले ये आए देखिए गुजरात, फिर ये वाला जो हिस्सा है ना, ये राजस्थान का है। देखिए जयपुर है, कोटा है, तो पहला गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान हो गया, तीसरा है ये मध्य प्रदेश। ठीक है, तो गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, देखो ये हमारा छत्तीसगढ़ है ना, हमारा छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ हो गया। उसके बाद देखिए थोड़ा सा, हाँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब जगहों से जो है 8 राज्यों से जो है क्या करती है, हमारी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो देख लीजिए कौन कौन से हैं, मैंने आपको बता दिए, ये नोट्स में भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। 8 राज्यों से गुजरती है। ये 8 राज्य जो है हमारे कौन कौन से हैं, देखिए पहला, सबसे पहले हमने पढ़ा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अक्षांश और देशांतर के बारे में पूछेगा तो ये कहां से गुजरती है, इसका सीक्वेंस भी पूछ सकता है। तो इसका सीक्वेंस के लिए आप इसको भी याद रख सकते हैं। देखिए यहां पर है गुराम, छजाप, मित्री, इस तरीके से ट्रिक बना के जो है आप इसको याद रख सकते हैं ना। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। ये पृथ्वी का जो मैंने नक्शा बताया है, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं। चलिए ये आज के वीडियो में यहीं तक देखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग भारत के पड़ोसी देश क्या क्या हैं, हमारी अक्षांश रेखाएं सबसे पूर्व में कहाँ तक है, सबसे पश्चिम में कहाँ तक है, सबसे उत्तर में कहाँ तक है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, ये सब के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन जो है करेंगे। अगर आपका कोई भी सजेशन होगा क्लास से रिलेटेड तो आप बिल्कुल स्वागत है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं के बाद जो है, अच्छा यहाँ पर एक छोटा सा और बता देता हूँ मैं आपको,
जो 0 डिग्री देशांतर के बारे में हमने पढ़ा था कि नहीं, वो यहाँ पर है, जबकि हमारा भारत यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच में कितने घंटे का अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पहले ये वाले हिस्से पर पड़ेगा, मतलब यहां पर सूर्य का प्रकाश पहले पड़ेगा, फिर 5.5 घंटे बाद सूर्य का प्रकाश देशांतर में पहुंचेगा। यही समय का भी है। जैसे अगर यहाँ पर रात का या दोपहर का 12 बज रहा है मान ली यहाँ पर, तो उस समय हमारे भारत में 5.5 घंटे हम आगे रहेंगे। तो आगे रहेंगे मतलब 5:30 बज रहा होगा शाम को हमारे यहाँ, ठीक है, 5:30 बज रहा होगा शाम को हमारे यहाँ, ठीक। तो 5.5 घंटे का अंतर है, हम 5.5 घंटे आगे हैं, ठीक है। और भारत का जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी हिस्सा है उसमें लगभग 2 घंटे का अंतर है, ठीक। मतलब अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले पहुंचेगा, फिर 2 घंटे बाद जो है गुजरात में पहुंचेगा, ठीक। तो ये सब चीजें हैं। अगर आपको कोई भी सजेशन होगा तब बिल्कुल आप बता सकते हैं, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।